Hello everyone, welcome to Edu Uncle and welcome to this new class, new session. आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रिवीजन समरीज को ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉज। तो आज की जो हमारी रिवीजन समरी है, दिस इज द फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट की यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट्स लेकर आएंगे एंड दिस इज आवर पार्ट 1। सो पार्ट 1 में हम लोग करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉज, और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके नेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इन सेशंस के साथ अपने खुद के रिटर्न नोट्स प्रिपेयर करने की भी, बिकॉज रिटर्न नोट्स इज योर एसेट जो कि आपके एग्जाम से पहले आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इजी एंड helpful बना देगी। And this session is presented by me, your teacher, your mentor, Pooja Dhuran. So without further ado, let's begin our part 1 revision summary on unit 1. बट बिफोर स्टार्टिंग द रिवीजन समरी, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा सकते हैं और उन पर कितने मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं, एंड व्हाट विल बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज टॉपिक्स। सो अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं FW टेलर एंड हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स। बिकॉज यू ऑल नो कि जब हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इन दोनों ही मैनेजमेंट थिंकर्स का नाम आना ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर आप लोगों ने इन दोनों के प्रिंसिपल्स को नहीं किया ना, तो मतलब आप लोगों ने प्रिंसिपल्स किए ही नहीं मैनेजमेंट के अंदर। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2 to 4 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, मींस मिनिमम टू मिनिमम आपसे 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग इसमें नंबर गेन कर सकते हैं 4 to 8 मार्क्स, मींस ईच क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो देखो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा है इन टॉपिक्स पर। अगर उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय, देन वो इजी की कैटेगरी में आएगा। बट अगर उन्होंने मैच द लिस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, लिस्ट 1 में कुछ प्रिंसिपल्स के नाम और लिस्ट 2 में उन मैनेजमेंट थिंकर्स के नाम, तो वो क्वेश्चन वहां पर डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंदी और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स में इजी, मॉडरेट एंड ऑल्सो डिफिकल्ट तीनों ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोगों को रेडी रहना है इन सभी क्वेश्चंस के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द FW टेलर्स प्रिंसिपल्स। सो वी ऑल नो FW टेलर is the father of scientific management। इनको father of scientific management कहा जाता है क्योंकि इन्होंने scientific management के अंदर कुछ ऐसे principles दिए हैं जो कि हर एक मैनेजर अपने functions में, अपनी day to day work में यूज कर सकता है और अपनी यूनिट या डिपार्टमेंट्स के काम को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। तो FW टेलर की ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग एक बार समझते हैं। तो इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। नोइंग, ये जानना, व्हाट यू वांट टू डू, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, मीन्स आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देन सीइंग, फिर देखना, that it is done in the best and cheapest way, that means you are talking about the staffing, organizing, directing, इन 3 मैनेजरल फंक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो। सीइंग मतलब आप देख रहे हो कि आपके जो एम्प्लॉइज है, आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, वो अपने काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं। इन द बेस्ट
मैनर एंड चीपेस्ट, मतलब कॉस्ट भी कम लगे और जो आउटपुट या आउटकम निकल कर आए वो भी बेस्ट निकल कर आए। सो डेफिनेशंस एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, बट आपको हर एक मैनेजमेंट थिंकर्स की कम से कम कुछ एक डेफिनेशन करनी चाहिए। इससे आप लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि ये जो मैनेजमेंट थिंकर हैं ये उस स्पेसिफिक कंसेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं, जिस कंसेप्ट के अंदर इन्होंने खुद अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। ओके, अगर इनकी सबसे पॉपुलर बुक की बात करें तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बट इन्होंने कुछ और बुक्स भी दी है। ठीक है, लाइक हम लोग बात करें शॉप फ्लोर लेवल के बारे में ये बात करते हैं तो उन पर भी इन्होंने एक बुक दी है। पीस रेट सिस्टम के बारे में भी ये बात करते हैं। तो आपको इन सभी मैनेजमेंट थिंकर्स की ना सिर्फ डेफिनेशन देयर बुक्स बल्कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी देखना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। बट ये एक रिवीजन समरी है तो हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। If you want to do depth study on these topics, then you can go to the Aju Uncle courses. So, हम वन बाय वन इनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। देखो, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यहां पर ये कहा कि एक कंपनी के अंदर एक जो एम्प्लॉय होता है, ओके, एक एम्प्लॉय का काम क्या होता है? डूइंग। ओके, और अगर हम लोग एक बॉस की या एक मैनेजर की बात करें तो उसका काम क्या होता है? प्लानिंग। मींस बॉस या मैनेजर जो है वो प्लानिंग करके देगा और एम्प्लॉय जो है वो डूइंग वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो प्लानिंग भी खुद ही कर रहे हैं, वो डूइंग वर्क भी खुद ही कर रहे हैं। मींस उनको जो काम करना है उसके लिए उनको क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या टूल्स चाहिए, उनकी प्लानिंग भी वो खुद ही कर रहे हैं और काम भी खुद ही करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुपरवाइजर्स है भाई उनको प्लानिंग करके देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को और फिर एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लानिंग उनको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये प्रिंसिपल दिया कि प्लानिंग एंड डूइंग वर्क जो है वो सेपरेट होना चाहिए और अलग अलग लोगों को करना चाहिए। सुपरवाइजर्स को बस बैठकर ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज काम करें, बल्कि उनको आगे चलकर उनके लिए प्लानिंग करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर दी, भाई प्लानिंग एंड डूइंग वर्क सेपरेट होना चाहिए और सेपरेट पीपल के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम देने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर कैसे प्लानिंग एंड डूइंग को अलग अलग किया जाए? तो यहां पर फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल दिया फंक्शनल फोरमैनशिप प्रिंसिपल। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रिंसिपल बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रिंसिपल है। नॉट इवन एचआरएम एंड लेबर लॉज। अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट भी देख रहा है तो आप सबको पता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सोचा भी प्लानिंग एंड डूइंग को अलग करना है तो हमें एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल की यहाँ पर बात करनी होगी, तो वो लेकर आए फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा ये जो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 पर्सन आएंगे ये प्लानिंग वर्क को देखेंगे। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में जो ये 4 पर्सन आएंगे ये डूइंग वर्क को इंस्पेक्ट करेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम थी प्लानिंग एंड डूइंग को सेपरेट करने की, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लेकर आए एफ.डब्ल्यू. टेलर फंक्शनल फोरमैनशिप। एंड वन मोर थिंग गाइज, फंक्शनल फोरमैनशिप प्रिंसिपल is also an extension of specialization principle। ठीक है, बिकॉज जब आप एक पर्सन को उसका काम दोगे जिसमें वो परफेक्ट है, दूसरे पर्सन को वो काम दोगे जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो वो धीरे धीरे अपने काम में और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे। तो प्लानिंग इंचार्ज में 4 पर्सन आते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। अगर हम प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें इसमें भी 4 पर्सन आते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये जो 4 पर्सन है प्लानिंग इंचार्ज के अंडर, ये प्लानिंग वर्क को देखेंगे, मींस ये वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए प्लानिंग करके देंगे। और ये जो 4 पर्सन है ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये डूइंग वर्क को इंस्पेक्ट करेंगे।
कभी कभी तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ पर्सन अंडर प्लानिंग इंचार्ज अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप। तो आपको वहां पर प्लानिंग इंचार्ज के चारों पर्सन याद रखने होंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज के चारों पर्सन याद रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि जब आप एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हो ना, उनको फाइनली कंपनी के अंदर हायर करते हो, तो उनको कुछ सर्टेन बेसिस पर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको उनके जो वर्क एक्सपीरियंस को एनालिसिस करना है, देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, ओके, एंड इवन वो जो पर्सन है वो उस जॉब के लिए फिजिकली और टेक्निकली कितना फिट है। तो आपको उनको सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन, और फिर टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है सो दैट वो अपने काम में डे टू डे क्या होते जाए, एफिशिएंट होते जाए। देखो गाइस, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी और एफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके जो एम्प्लॉयज है वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब आउटपुट भी ज्यादा निकाले, और वो जो आउटपुट है वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। और ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? जो कि एक्सपीरियंस्ड और जो कि पर्सन अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। बट उनको आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दीजिए ताकि वो टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहिए। सो दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। फोर्थ, मेंटल रेवोल्यूशन। अगर आप लोगों ने ट्रेड यूनियंस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, ट्रेड यूनियंस क्यों बनती है कंपनी के अंदर? बिकॉज जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपनी एम्प्लॉयज की बातों को नहीं सुनते हैं, उनसे फीडबैक नहीं लेते हैं, उनको उनसे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं जो उनकी जॉब को और उनकी लाइफ को काफी हद तक अफेक्ट कर सकते हैं, उन डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन नहीं करवाते। और वहीं पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट, स्क्वेरल, डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो जाता है और एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को क्यों बोला? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एम्प्लॉयर है ना, उनको भी अपना ऑटोक्रेटिक नेचर से डेमोक्रेटिक नेचर अपना लेना चाहिए, और जो एम्प्लॉयज है उनको भी म्यूचुअल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ना कि टेक इट और लीव इट। मीन्स आप कंपनी से एक्सपेक्टेशन करो कि कंपनी आपको अच्छे सैलरी वेजेस दे, तो आप भी अपना काम अच्छे से करिए। ठीक है, और वैसे ही एम्प्लॉयर के केस में अगर आप अपने एम्प्लॉय से अच्छा आउटपुट चाहते हो तो उनको डिजर्वेबल रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कीजिए। ये नहीं आप उनसे काम करवा रहे हो 10,000 रुपीज का और आप उनको पे कर रहे हो 8 to 9,000। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो मेंटल रेवोल्यूशन होना जरूरी है दोनों ही पार्टीज में, एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉय में। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना गाइस, ये रिवीजन समरी है, तो हम लोग इनको बिल्कुल शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज के साथ करने हैं। ओके, फिफ्थ इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब है, देखो एक पर्सन है ए, पहले वो एक जॉब पर 10,000 रुपीज अर्न कर रहा था। ठीक है, मतलब वो ठीक ठाक अपना काम कर रहा था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी 5,000, मतलब अब वो 15,000 रुपीज कमाते। तो कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का, वो उसको मोटिवेट नहीं करेगा? डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। तो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज की, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी पोटेंशियल, उनकी वो कितना डिजर्व करते हैं उसको देखकर उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए। और यू कैन से किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए अमंग एम्प्लॉयज की। ए और बी जो है वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम आउटपुट निकाल रहे हैं, बट आप ए को ज्यादा पे कर रहे हो, बी को कम कर रहे हो, नहीं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, सैलरी, वेजेस जो है वो एम्प्लॉयज की सेम होनी चाहिए। ठीक है,
एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का। इवन जब हम लोग बात करते हैं हर्सबर्ग हाइजीन थ्योरी को, तो वहां पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आप लोगों को पता है उस थ्योरी का किस पॉइंट पर हुआ था? सैलरी के ऊपर हुआ था, क्योंकि हर्सबर्ग ने उसमें ये कहा कि सैलरी इज नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर, उन्होंने उसको हाइजीन फैक्टर में रखा है। बट देयर आर सो मैनी कंट्रीज जहां पर सैलरी एक मोटिवेशनल फैक्टर है, इवन इन आवर इंडिया टू। इंडिया के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय पहले 200 कमाता था, अब वो 300 पर आवर कमाता है, तो ये जो 100 रुपीज हैं ये उसको डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पर यही बात FW टेलर ने कही है कि आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से देने हैं। ठीक है। 6th इज स्टैंडर्डाइजेशन। देयर शुड बी, आपको सारी चीजें यहां पर एडवांस में क्या कर लेनी है? फिक्स कर लेनी है, प्री डिटरमाइन कर लेनी है। चाहे आप वर्किंग कंडीशंस के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, ओके, चाहे आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, मीन्स कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर क्या हो जाते हैं, वहां पर एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सैलरी के बेस, सैलरी के टर्म में भी आपको जो स्टैंडर्ड्स है वो डिटरमाइन कर लेने हैं, आउटपुट की क्वालिटी भी आप लोगों को प्री डिटरमाइन कर लेनी है। तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? एडवांस्ड में प्री डिटरमाइन, मतलब फिक्स्ड होनी चाहिए। भाई आपको इतनी क्वालिटी का काम करना है, आपको इतने काम के लिए इतनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, आपको मिनिमम टू मिनिमम इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशंस तो प्रोवाइड की जाएंगी। तो एवरीथिंग शुड बी फिक्स्ड इन एडवांस। ओके, हर एक चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए। इवन एम्प्लॉयज के वर्क का स्टैंडर्ड भी पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, नहीं तो फिर आप एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट्स में कैसे आप कंपैरिजन कर पाओगे जब आपके पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के डाटा ही नहीं है ना। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज जॉब एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर FW टेलर ने बताई है, और वो क्या है? जॉब एनालिसिस प्रिंसिपल के अंदर FW टेलर ने ये कहा है कि हमेशा किसी जॉब को करने का एक बेस्ट तरीका, एक बेस्ट वे जरूर होता है, और जब कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज किसी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको वही बेस्ट वे ढूंढना होता है। ओके, तो उन्होंने FW टेलर ने ये भी बताया कि किसी जॉब को करने का बेस्ट वे आखिर होता क्या है? बेस्ट वे वो होता है जिसमें लेस मूवमेंट्स हो। लेस मूवमेंट्स का मतलब है कम से कम स्टेजेस हो, कम से कम प्रोसेसेस हो, लेस टाइम, टाइम कम लगे उस जॉब को परफॉर्म करने में या उसके अंदर जो भी स्टेजेस है, लेस कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कम लगे उस जॉब को परफॉर्म करने में। सो अगर ये तीनों चीजें एक तरीके के अंदर या एक मेथड के अंदर अवेलेबल है, दैट मीन्स दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट जॉब। ओके, तो ये था जॉब एनालिसिस। तो ये जो प्रिंसिपल है ये FW टेलर ने दिए हैं, और आप लोगों को ना ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोगों को ये प्रिंसिपल्स एक बार अच्छे से समझ में आ गए ना, तो आप मैच द लिस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजन का हो, चाहे ऑर्डर वाला हो, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। बस आप लोगों को इनके कंसेप्ट को समझना होगा कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, एंड वन मोर थिंग, देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फंक्शनल फोरमैनशिप बाय FW टेलर एंड यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल। बट वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, क्यों है, वो हम लोग अब प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग फंक्शनल फोरमैनशिप वाला फंडा वहां पर याद रखना। मतलब वहां पर क्या था, एक पर्सन के ऊपर एक टाइम पर काफी सारे इंचार्ज, काफी सारे बॉस जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको कमांड दे रहे हैं, ठीक है, एक तरफ प्लानिंग इंचार्ज वाले और एक तरफ प्रोडक्शन इंचार्ज वाले। तो मतलब एक टाइम पर वहां पर एक से ज्यादा बॉस उसको क्या करे, कमांड करे। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना। और अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने प्रिंसिपल्स बाय FW टेलर।
जब भी 14 प्रिंसिपल्स की बात आती है, हम सबको पता होता है कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, और ये वो 14 प्रिंसिपल्स है जो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेती है तो उसका जो काम है वो काफी इजी हो जाता है, फंक्शनिंग जो है वो काफी स्मूथ हो जाती है, एम्प्लॉयज जो है वो अपने काम को एफिशिएंटली प्लस इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम देखो, अभी हमने बात की कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में, बट एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बीच में बहुत सारे सिमिलर प्रिंसिपल भी है। तो जब आप कोई सेम कंसेप्ट पे दो थिंकर्स के प्रिंसिपल्स या थ्योरीज या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हो ना, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को वहां पर ना उन दोनों मैनेजमेंट थिंकर्स के कंसेप्ट के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन करना भी आना चाहिए और सिमिलैरिटी भी करनी आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर क्या पता इन दोनों को किसी क्वेश्चन के अंदर पुट अप करके और आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पुट अप कर दे। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, जस्ट लाइक द प्लानिंग सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग प्रिंसिपल बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल ने भी यही कहा है कि भाई हर एक एम्प्लॉइज को उसका काम जो है वो डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या गेट हो सके, स्पेशलाइजेशन, हर एक पर्सन अपने अपने काम में क्या बन सके, एक्सपर्ट बन सके। लेकिन उससे पहले क्या देखना होगा कि कौन सा पर्सन, कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए फिट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ए और बी है, ठीक है? ए और बी दो एम्प्लॉइज है, सी और डी दो जॉब है, ठीक है? सी और डी आर जॉब्स, ए और बी आर एम्प्लॉइज। ए जो है वो सी जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसको दे दी गई डी जॉब। बी जो है वो उसको दे दी गई डी जॉब, ठीक है, लेकिन वो सी जॉब के लिए परफेक्ट था। मींस कंपनी ने अच्छे से इनके एक्सपीरियंस को, इनके एक्सपर्टिज्म को, इनकी पोटेंशियल को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, और जो पर्सन जिस जॉब के लिए फिट था उसको वो जॉब नहीं मिली और दूसरे पर्सन को जॉब मिल गई। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर सकता, उसको आपने जॉब ही गलत प्रोवाइड किया है। तो जब भी आप डिवीजन ऑफ वर्क करें तो आपको बिल्कुल साइंटिफिक वे में करना है। आपको पहले ए और बी के पोटेंशियल्स को समझना होगा, देयर एक्सपीरियंस, देयर स्ट्रेंथ, ठीक है? फिर आपको उनको काम डिवाइड करना है, तो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तभी वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो पाएंगे, वरना वो जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे और कंपनी को छोड़कर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चले जाएंगे, ठीक है? और जिससे जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी का मतलब होता है भाई, अगर आप किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो किसी काम को करने की, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकम्प्लिश करने के लिए आपको इक्वल मैनर में अथॉरिटी भी देनी चाहिए। लाइक आपने एक पर्सन को परचेज मैनेजर तो बना दिया, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी ही नहीं दी रॉ मटेरियल को परचेज करने की, तो कहाँ का परचेज मैनेजर है ना? तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी है ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। And just because of the authority, that person becomes accountable to their superior, not because of the responsibility. इस पॉइंट को याद रखना गाइस, अथॉरिटी की वजह से आप अकाउंटेबल होते हो, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कि आपने उस अथॉरिटी को किस तरह से यूज किया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकम्प्लिश करने के लिए। थर्ड इज डिसिप्लिन। आप लोगों को एक्स एंड वाई थ्योरी याद है? एक्स एंड वाई थ्योरी में क्या था कि एक्स टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं उनको बार बार डायरेक्ट करना पड़ता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं, ठीक है, उनको काम करना पसंद नहीं है, उनको बार बार डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। लेकिन वाई टाइप ऑफ जो पीपल थे वो क्या थे, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, अपने काम को खुद बहुत अच्छे से करते हैं, किसी को उनको डायरेक्ट नहीं करना पड़ता। तो ऐसा ही कुछ बात हेनरी फ्योल ने डिसिप्लिन वाले प्रिंसिपल में किया। उन्होंने ये कहा कि कंपनी के अंदर ना दो टाइप के एम्प्लॉइज होते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन वाले पर्सन एंड कमांड डिसिप्लिन वाले पर्सन। देखो, अब ये सेल्फ इम्पोज्ड और कमांड डिसिप्लिन क्या है?
Self-imposed disciplined person are just like Y theory, and command disciplined persons are just like एक्स थ्योरी। मीन सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन पर्सन वो होते हैं जो खुद को खुद से डिसिप्लिन में रखते हैं। ये इनको पता है भी इनको अपना काम कब और कैसे और अच्छे तरीके से करना है। लेकिन कमांड डिसिप्लिन पर्सन वो होते हैं जिनको बार बार आपको कमांड देनी पड़ती है, उनको डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। तो हेनरी फ्योल ने यही कहा कि भाई आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना है, चाहे सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन पर्सन की हेल्प से, चाहे आपको कमांड करना पड़े, लेकिन डिसिप्लिन तो कंपनी के अंदर रखना पड़ेगा, तभी आप अपने एम्स को, अपने गोल को एक टाइम में, एक सर्टेन टाइम में अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। सो फाइनली उस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जिस प्रिंसिपल का एफडब्ल्यू टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप के साथ बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। यूनिटी ऑफ कमांड में बिल्कुल एक लाइन में समझना आप लोग इसको। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन, और कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये कि एक टाइम पर एक पर्सन पर एक ही बॉस होना चाहिए जो कि उसको इंस्ट्रक्शन दे, जो कि उसको कमांड दे। अगर एक टाइम पर एक से ज्यादा मैनेजर्स या बॉस उसके ऊपर होंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात वो पहले माने और किसकी बात को बाद में वो इंप्लीमेंट करे। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप में इसके जस्ट अपोजिट था। वहां पर प्लानिंग इंचार्ज वाले भी बहुत सारे पर्सन थे और प्रोडक्शन इंचार्ज वाले भी बहुत सारे पर्सन थे, तो एक टाइम पर एक एम्प्लॉय पर बहुत सारे पर्सन थे वहां पर, है ना। तो इसी पॉइंट की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल एंड फंक्शनल फोरमैनशिप प्रिंसिपल बाय एफडब्ल्यू टेलर। ये जो पॉइंट है ना, अभी आप लोगों को सुनने में इजी लग रही होंगे, लेकिन जब यही पॉइंट असर्शन रीजन में आते हैं, मैच द लिस्ट में आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो इन चीजों को ध्यान से समझा करो, है ना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल ने ये कहा है जो सेम नेचर वाली और यू कैन जो सेम ऑब्जेक्टिव वाली जो भी एक्टिविटीज होती है उनको एक ग्रुप में डाल देना चाहिए और उस ग्रुप का एक ही हेड होना चाहिए। मींस you are talking about the डिपार्टमेंटेशन। मींस मार्केटिंग मैनेजमेंट में सारी मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज, परचेज डिपार्टमेंट में सारी परचेज वाली एक्टिविटीज, एचआर डिपार्टमेंट में सारी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाली एक्टिविटीज। तो जो सेम ऑब्जेक्टिव वाली मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है भी हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस तरह से मार्केट के अंदर पोजीशन या लॉन्च करना है कि वो कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स को मात दे दे। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्टिव हो गया सभी एक्टिविटीज का, और उसका एक ही हेड होगा, मतलब मार्केटिंग मैनेजर। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब सेम नेचर सेम ऑब्जेक्टिव्स वाली एक्टिविटीज को एक डायरेक्शन में, एक यूनिट में, एक ग्रुप में, एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए और उसका एक हेड हो जो कि उन सभी एक्टिविटीज को क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा। सिक्स्थ इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हेनरी फ्योल ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो, एक एम्प्लॉय जो होता है वो कंपनी में किस लिए काम करने जाता है? आप लोग खुद पर्सनली इसका भी जवाब देना जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, या फिर जो उसको पर मंथ वो सैलरी मिलती है 30,000 या 50,000 उसके लिए, तो वो अपनी सैलरी के लिए काम करने जाता है। तो कंपनी ऐसा क्या करे कि जब जब एम्प्लॉइज अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, तो कंपनी की जो जनरल इंटरेस्ट है, मतलब उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट कैन बी मार्केट शेयर को कैप्चर करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, अपनी इमेज क्रिएट करना मार्केट के अंदर। तो आप इस तरह से अपने एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर दो कि जब भी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कदम उठाए ना, स्टेप ले, तो कंपनी के जनरल इंटरेस्ट साथ में ही अकम्प्लिश हो जाए। तो ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप उनके लिए कुछ चैलेंजिंग टास्क, कुछ चैलेंजिंग वहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं भी, अगर आपने ये काम किया तो आपको बोनस मिलेगा, अगर यहाँ तक हमारा आउटपुट पहुंच गया पर मंथ तो आप लोगों की सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप लोग को
सब ऑर्डिनेट का मतलब है एडअप करना है इन दोनों इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल और जनरल इंटरेस्ट को। ओके। Seventh, remuneration of personnel. There should be no partiality in terms of salary, wages, and even in terms of recognition, advancement. For example, A और B दो एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, ठीक है। A जो है वो ज्यादा डिजर्व करता है सैलरी और यू कैन से वेजेस, ठीक है, और B जो है वो कम डिजर्व करता है। तो यहाँ पर रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब है भी जो एम्प्लॉय जितना डिजर्व करता है उसको उतनी वेजेस देने चाहिए। एंड इवन जो प्रमोशनल चांसेस होते हैं ना उनमें भी किसी तरह का कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। जो पर्सन डिजर्व करता है उसको ही प्रमोशन देने चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह की पर्सनल बायसनेस का यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो हायर अथॉरिटीज होते हैं वो पर्सनल बायसनेस का यूज करते हैं और एक डिजर्विंग कैंडिडेट को प्रमोशन नहीं देते हैं और अनडिजर्विंग कैंडिडेट को वहां पर दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट देयर आर सो मैनी फैक्टर्स गाइस जिस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर सेंट्रलाइजेशन करोगे या डिसेंट्रलाइजेशन करोगे। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पर, अपर लेवल पर लिए जाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अथॉरिटीज को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर देते हो, आप डेलीगेट कर देते हो। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत सेवरल टाइप के आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, तो आप वहां पर क्या करोगे, डिसेंट्रलाइजेशन करोगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी स्मॉल है तो वहां पर एक ही पर्सन होगा, वही सारे डिसीजन लेगा। अगर आप डेली बेसिस पर रूटीन वर्क कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप सेंट्रलाइजेशन करोगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वर्क है और हर मिनट हर सेकंड डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज हाथ से ना निकले, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि आप डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। नाइन्थ इज स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर हेनरी फ्योल ने ये कहा है, वेदर कम्युनिकेशन गोइंग अप और गोइंग डाउन, बीच में जितनी भी पोजीशंस आएंगी, ठीक है, वो मैसेज या वो इंफॉर्मेशन उन सभी पोजीशन से होकर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए को डी से कम्युनिकेशन करना है, बीच में बी और सी भी है। ए इज अ बॉस एंड डी इज अ वर्कर, ठीक है। तो ये जो बी और सी है ना गाइस, ये क्या है, ये फोरमैन हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो ए है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता डी से, ठीक है, उसको वो मैसेज पहले बी को, देन बी टू सी, देन सी टू डी जाएगा। ऐसे ही अगर वर्कर को मैनेजर से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना है तो उसको ये पोजिशंस फॉलो अप करनी होंगे, ये हिरार्की। लेकिन यहाँ पर फिर हेनरी फ्योल ने एक और पॉइंट कहा कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये जो स्केलर चेन है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, बट वो जो सिचुएशंस होती है जिनमें इसको ब्रेक किया जा सकता है वो परमिटेड होना चाहिए बाय सुपीरियर, वो सर्कमस्टांसेस। ओके। और उस कंसेप्ट को फिर इन्होंने गैंग प्लैंक का भी नाम दिया। ओके, नेक्स्ट 10th इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां पर यह है कि एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर एंड इन प्लेस, मतलब जो पर्सन जिस जगह के लिए फिट है उसको वहीं पर फिट करना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना ए और बी का एंड सी और डी जॉब का, तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यह भी जो पर्सन जिस जगह के लिए फिट है उसको वहीं पर जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसकी पोटेंशियल्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पर है इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यहां पर ये है, चाहे आप प्रमोशनल चांसेस की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप रिकग्निशन की बात कर रहे हो, आप बोनस की बात कर रहे हो, इवन अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात कर रहे हो, तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। वरना आपके एम्प्लॉइज जो है ना वो कंपनी के लिए लॉयल फील नहीं करेंगे और उनको कहीं से भी अच्छा पैकेज मिलेगा तो वो स्विच ओवर कर जाएंगे ऑन दैट कंपनी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर,
जब आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज काम करने आए ना, तो उनके अंदर ये डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी कल को उनको बाहर निकाल देगी। नहीं, उनके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। मीन्स उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि कंपनी उनको निकाल देगी। तो आप कोशिश करो जब भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को हायर करो तो आप उनको लंबे टाइम तक बनाए रखें कंपनी के अंदर। इवन जब आप लोग जेड थ्योरी पढ़ते हो ना, मोटिवेशन की, बाय विलियम ओजी, उसमें उन्होंने जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम को वहां पर स्टडी करवाया है। तो जापान में ना, जब किसी एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर हायर किया जाता है तो उसकी लॉन्ग, मतलब कंपनी ये सोचते भाई अब ये पर्सन हमारी कंपनी के अंदर रहेगा, उसको इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशन, सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो लॉन्ग लाइफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविजंस वहां पर बनाए जाते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज है वो कंपनी के लिए लॉयल फील करे। ओके, एंड द लास्ट टू प्रिंसिपल 13 एंड 14, इनिशिएटिव एंड एस्पिरेट द कॉर्प्स। इनिशिएटिव का मतलब यहां पर है कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से एनकरेज करना है, इस तरह से मोटिवेट करना है कि जब भी नई अपॉर्चुनिटीज आए या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो ये जो एम्प्लॉय है ना, ये इनिशिएटिव ले उन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का और उन सभी अपॉर्चुनिटीज को गेन करने का कंपनी के अंदर, है ना। और जो एम्प्लॉयर है उनको भी अपने एम्प्लॉय से पूछते रहना चाहिए भी आपको जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फीडबैक हो आपके पास, कोई सजेशन हो, है ना। तो जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से म्यूचुअल को यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि कॉर्डियली रिलेशनशिप बनाकर चलेगा तो एम्प्लॉयज वहां पर इनिशिएटिव लेंगे। जैसे आप लोग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट स्कीम्स पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर उसी इनिशिएटिव की बात की गई है। एंड द लास्ट इज एस्पिरेट द कॉर्प्स, मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी के अंदर कोशिश करो कि सभी जो एम्प्लॉयज है ना उनके अंदर एक टीम वर्क वाली फीलिंग हो। मीन्स वो सब एक टीम में रहकर काम करें, एक ग्रुप में रहकर वो एम्स को, गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचे। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 रिवीजन समरी ऑफ यूनिट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया FW टेलर प्रिंसिपल एंड हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिफरेंट अप्रोचेस का। तो अगर आप उस लेक्चर की भी नोटिफिकेशन अपने फोन पर चाहते हैं तो एजू अंकल ऐप पर बने रहिएगा। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM, CSIR, UGC नेट, NT UGC नेट, तो आप लोग एजू अंकल के ड्यूल लर्निंग मोड को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आप लोग को PDFs एंड हार्ड कॉपीज मिलेंगी। और ये जो हार्ड कॉपीज एंड PDFs हैं ये इंडिया के एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई है। और इसके साथ ही आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो जिससे आप लोगों की जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी। एजू अंकल ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को ये सारी फ्री वीडियोस, जैसे कि ये फ्री वीडियोस है, इन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे और टाइम टू टाइम आप लोग एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस पा सकेंगे और डिफरेंट क्विजेस को एक्सेस कर पाएंगे। बिकॉज जब आप क्विज को एक्सेस करते हो ना, अटेम्प्ट करते हो, तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हो, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो मिलते हैं हमारे पार्ट 2 के अंदर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।